हेलो एवरीवन, मैं हूं हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे लीगल हिस्ट्री से एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक के न्यायिक सुधार यानी जुडिशियल रिफॉर्म्स आज हम पढ़ने वाले हैं विलियम बेंटिक के। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। तो अगर आपको लीगल हिस्ट्री के पेड नोट्स चाहिए और हिंदी में चाहिए तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके ले सकते हो। इसके अलावा जो नोट्स के प्राइस हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के आज जो हम जुडिशियल रिफॉर्म्स पढ़ने वाले हैं उसमें सबसे पहले हम 3 तरह के रिफॉर्म्स देखेंगे, जिसमें है सबसे पहले आपराधिक न्याय प्रशासनिक सुधार यानी कि रिफॉर्म्स इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। आपराधिक न्याय प्रशासन में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा क्या रिफॉर्म्स किए गए। उसके बाद हम देखेंगे दीवानी न्याय प्रशासन में क्या रिफॉर्म्स किए गए और लास्ट में हम देखेंगे रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में क्या बदलाव किए गए। तो आज की वीडियो में हम तीनों को ही एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आपराधिक न्याय प्रशासन संबंधी जो रिफॉर्म्स हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक के, उनको डिस्कस करने से पहले देखो जुडिशियल सिस्टम में बेंटिक ने जो भी रिफॉर्म्स किए हैं ना, जो भी सुधार किए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आज की वीडियो में हम वही सुधार वही रिफॉर्म्स समझेंगे। तो अगर हम लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात करें तो 1828 में यानी 1828 में गवर्नर जनरल के रूप में इनको अपॉइंट किया जाता है इंडिया का। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक को इंडिया का गवर्नर जनरल कब अपॉइंट किया जाता है? 1828 में। और 1835 तक यानी 1835 तक ये गवर्नर जनरल रहते हैं इंडिया के और इस दौरान ये कई सारे रिफॉर्म्स करते हैं, जिसमें जुडिशियल रिफॉर्म्स भी एक इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म है। अब इसमें सबसे पहले मैंने कहा था कि हम सबसे पहले देखेंगे इनका रिफॉर्म क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम के अंदर इन्होंने क्या रिफॉर्म किया। तो आपराधिक न्याय प्रशासन संबंधी 2 तरह के सुधार हमें देखने को मिलते हैं इनके टाइम पर। सबसे पहले आता है 1829 का और दूसरा है 1831 का। सबसे पहले हम बात करेंगे 1829 के रिफॉर्म्स की। तो 1829 के रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें तो इस टाइम पर देखो प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ अपील और सर्किट कोर्ट की समाप्ति कर दी गई। अब लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम से पहले जो सर्किट कोर्ट चलाई जा रही थी और जो प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ अपील चलाई जा रही थी उनको समाप्त कर दिया गया। तो सबसे ज़रूरी रिफॉर्म जो था आपराधिक न्याय प्रशासन में सर्किट कोर्ट की समाप्ति था। इसके बाद दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि बिहार, बंगाल, उड़ीसा के जितने भी एरियाज़ थे उनको 20 यूनिट्स में, मतलब उनका 20 में डिवीज़न कर दिया गया। उनको किसने में 20 इकाइयों में बांट दिया गया। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक। और ये जो 1829 की आपराधिक न्याय प्रशासन वाले जो सुधार हैं जो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया है, ये एक इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म था इस टाइम का। तो यहाँ पे सर्किट कोर्ट की समाप्ति कर दी गई और जो फौजदारी न्याय व्यवस्था के लिए बिहार, बंगाल, उड़ीसा के भू प्रदेशों को, मतलब उनका जो जोग्राफिकल एरिया था उसको 20 डिवीज़न में यहाँ पर बांट दिया गया। और हर डिवीज़न के लिए क्या किया इस टाइम पे कि एक कमिश्नर ऑफ रिवेन्यू एंड सर्किट को नियुक्त किया गया, ठीक। क्या नाम था? कमिश्नर ऑफ रिवेन्यू एंड सर्किट, ठीक। और इन कमिश्नरों को रिवेन्यू की वसूली करने के लिए और पुलिस विभाग से रिलेटेड जितने भी कार्य थे, जितने भी अपराधों से संबंधित निर्णय लेने का अधिकार भी दिया गया था, ठीक। कमिश्नर को मालगुजारी वसूली का कार्य, पुलिस विभाग से रिलेटेड और जजमेंट से रिलेटेड। अब आप देख सकते हैं कि इस टाइम पे जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जो भी बदलाव किए गए थे उनमें कमिश्नर का कितना बड़ा रोल था, कमिश्नर को कितनी सारी पावर्स यहाँ पे दे दी गई थी। कमिश्नर ही रिवेन्यू वसूल कर रहा है, वही पुलिस विभाग से यानी जो पुलिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड काम है वो भी वही कर रहा है, और साथ ही जो अगर कोई क्राइम करता है व्यक्ति तो उस क्राइम में अगर कोई जजमेंट दे रहा है तो वो भी कमिश्नर ही दे रहा है, ठीक। इसके अलावा कमिश्नर को और भी सारे चीज़ों पे शक्तियाँ प्राप्त थी, ठीक। अब यहाँ पे क्या होता है कि देखो हमने देखा कि जो कमिश्नर है ना, कमिश्नर को बहुत सारी पावर दी हुई है यहाँ पे। तो ये वाला जो 1829 का रिफॉर्म था, इसने क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम में जो भी बदलाव किए उसमें ज़्यादा एम्पावर किया गया है कमिश्नर को। तो ये वाली जो न्यायिक योजना थी, ये जो मोस्टली जो लाई गई थी वो क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम में रिफॉर्म करने के लिए लाई गई थी। इसके बाद आता है 1831। अब इसमें जो जो भी आपराधिक न्याय प्रशासन में जो सुधार किए गए हैं उसमें जो भी 1829 वाले में कमियां थी, जो अभी हमने 1829 वाले में जो भी कमियां पढ़ी हैं, मतलब जो भी कमियां दिखाई दी उस टाइम पे, उनमें सुधार करने के लिए 1831 का जो जुडिशियल प्लान लाया गया था वो लाया गया था इस वाले सिस्टम में चेंज करने के लिए। अब यहाँ पे
कमिश्नर के पद को समाप्त कर दिया गया। अब देखो 1829 में क्या होता है कि कमिश्नर को बहुत सारी पावर्स मिल जाती हैं, जैसे वो रिवेन्यू भी वसूल कर रहा है, पुलिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो काम है वो भी वही देख रहा है, जजमेंट देने का काम भी कमिश्नर कर रहा है। तो एक तरीके से ये कहीं ना कहीं एक कमी थी इस चीज़ की कि आप कमिश्नर को जब इतनी सारी चीज़ें मतलब दे दी तो उससे क्या होगा, करप्शन बढ़ने लगा। अब जब करप्शन बढ़ने लगा, इतने सारे काम उसको सौंप दिए गए, तो ठीक तरीके से कुछ चीज़ों का बैलेंस बिगड़ना हो गया है ना, कुछ चीज़ें सही तरीके से नहीं चल पाई, बहुत ज़्यादा कुछ कुशलतापूर्वक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी जाती थी कमिश्नर को वो सही तरीके से नहीं कर पाता था, उसे बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती थी, मुश्किलें आती थी। तो एक तरीके से 1831 में जो रिफॉर्म किया गया उससे कमिश्नर की पोस्ट ही ख़त्म कर दी, ठीक। और इसकी जगह पे क्या किया, जिला और सेशन न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई, ठीक। तो यहाँ पे जो जिले की दीवानी अदालतें थी उनके लिए डिस्ट्रिक्ट और सेशन न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। अब जजमेंट का काम कौन करते थे, ये लोग करते थे, ठीक। तो ये जो योजना थी 1831 वाला जो जुडिशियल रिफॉर्म था, जो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था, इसने अपराधी किया जिसको हम फौजदारी न्याय प्रशासन भी कहते हैं, उसमें जो नेटिव पीपल होते थे, जो मतलब इंडियंस होते थे, उनको भी कुछ लिमिटेड दंड देने के प्रावधान किए गए, ठीक। अब यहाँ पर क्या होता है कि आपराधिक मामले जो हैं वो छानबीन के लिए कहाँ जाते थे, सदर अमीन और प्रिंसिपल सदर अमीन के पास यहाँ पे जाया करते थे, ठीक। तो यहाँ पर ये कुछ बदलाव किए गए हैं। तो जो भी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने चाहे क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम में रिफॉर्म किया हो, चाहे अभी हम सिविल वाला पढ़ेंगे, फिर हम रिवेन्यू वाला पढ़ेंगे, तो जो भी रिफॉर्म्स किए हैं उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो रिफॉर्म रहा है वो क्रिमिनल न्याय प्रशासन में रहा है, मतलब आपराधिक न्याय प्रशासन में ही इनके द्वारा सबसे ज़्यादा जो है रिफॉर्म किए गए हैं। अब बात करेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा दीवानी न्याय प्रशासन में क्या क्या रिफॉर्म्स, क्या क्या सुधार किए गए। तो जब जैसे कि अभी हमने देखा कि आपराधिक न्याय प्रशासन में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कई सारे सुधार किए, मतलब कई सारे उन्होंने उसमें रिफॉर्म्स किए। जैसे हमने देखा कि 1829 का जो हमने जुडिशियल रिफॉर्म देखा, उसमें हमने देखा कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा क्रिमिनल जुडिकेचर में कुछ रिफॉर्म्स किए गए, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट था, इससे पहले जो प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ अपील चल रहे थे और जो सर्किट कोर्ट चल रहे थे उनको ख़त्म कर दिया गया 1829 की न्यायिक योजना के द्वारा, या जो उन्होंने रिफॉर्म्स किए, ठीक। फिर जब 1829 वाली में कुछ कमियां रही तो 1831 में फिर क्रिमिनल जो भी था, मतलब जो आपराधिक न्याय प्रशासन था उसमें सुधार किए गए, क्योंकि सबसे बड़ा जो डिफेक्ट था 1829 के प्लान में वो ये था कि कमिश्नर को सारी पावर दे दी गई थी, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही थी उस टाइम पे। तो 1831 में फिर कुछ बदलाव किए गए। अब ये तो थी क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम में क्या बदलाव किए गए। अब बात करते हैं सिविल वाले में क्या बदलाव किए गए। तो इसके लिए सबसे पहले क्या होता है कि इलाहाबाद में एक सदर दीवानी और सदर निजामत अदालत की स्थापना की जाती है। तो जैसे जैसे लॉर्ड विलियम बेंटिक ने देखा कि क्रिमिनल जुडिकेचर जो सिस्टम चल रहा है या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो चल रहा है उसमें बहुत सारी कमियां थी, उसमें बदलाव किया गया। तो ठीक ही ठीक इनका ध्यान सिविल की तरफ भी गया, तो सिविल में भी इन्होंने कई सारे जो हैं वो बदलाव किए। तो इलाहाबाद में एक सदर दीवानी अदालत और सदर निजामत अदालत की स्थापना की। अब ये जो ज्यूरिडिक्शन था इन कोर्ट का, सदर दीवानी अदालत का, तो इनका जो ज्यूरिडिक्शन था ये बनारस प्रांत की तरफ, ये जो बनारस प्रोविंस था, या फिर आपका जो भी उस टाइम पे मेरठ, सहारनपुर और बुंदेलखंड के जो ज़िले थे उन तक लिमिटेड था। और इन प्रदेशों के जो निवासी थे वो अपील कहाँ करते थे, सदर अदालत तक पहुंचना इनके लिए आसान हो गया। तो अपील के लिए ये लोग इन सदर अदालतों में जाते थे और इनके लिए बहुत ही ज़्यादा सुलभ हो गया न्याय पाना एक तरीके से, ठीक। अब न्याय प्रशासन में भारतीयों का समावेश होने लगा इस तरीके से। तो जो भी उस टाइम पे जो जुडिशियल सिस्टम चल रहा था, जो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है कि अदालतों में, क्योंकि मुकदमों की संख्या को कम करने के लिए, क्योंकि मुकदमे बहुत ज़्यादा रहते थे और उनको सुलझाने वाले कम थे, तो इसके लिए क्या हुआ कि इंडियंस को भी अपॉर्चुनिटी मिलने लगी कि किस तरीके से वो इन मैटर्स को सुलझा सके, ठीक है ना। तो एक तरीके से यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को देखा जाने लगा और इसी उद्देश्य से जो मुंसिफ थे उनकी नियुक्ति हुई। मुंसिफों को कुछ अधिकार शक्ति दी जाने लगी, उनको कुछ राइट्स दिए गए और वे क्या करते थे, अब 300 रुपये तक के जो चल और अचल संपत्ति के मुकदमे थे वो निपटा सकते थे। चल प्रॉपर्टी का मुकदमा हो चाहे अचल प्रॉपर्टी का मुकदमा हो, लेकिन 300 रुपये तक का मैटर होना चाहिए। तो इन चीज़ों को कौन निपटाने लगे, मुंसिफ निपटाने लगे, ठीक। इसके अलावा सदर अमीन और प्रिंसिपल सदर अमीन, अब देखो सदर अमीन की जो अधिकारिता थी, जो उनका ज्यूरिडिक्शन में था, उनको और ज़्यादा बढ़ा दिया गया है ना। अभी हमने पढ़ा था ना कि 1831 वाले में जो सदर अमीन बनाए जाते थे, तो यहाँ पर
इस वाले में जब सिविल में हम आते हैं तो सिविल वाले में जब न्याय प्रशासन में सुधार हुए तो इनका जो भी मतलब इनका जुरिडिक्शन था उसको बढ़ा दिया, उनको और ज़्यादा अधिकारिता दी गई। अब वो 1,000 रुपये तक के चल और अचल संपत्ति के मामले निपटा सकते थे। कितने? 1,000 रुपये तक के। और जो सदर अमीनों की संख्या थी कि वो कितने होंगे, वो गवर्नर जनरल के द्वारा तय की जाती थी। ठीक, अब यहाँ पे रजिस्ट्रार के सभी न्यायिक अधिकार खत्म कर दिए। एक पॉइंट ये भी है ना, कि बेंटिक ने जो योजना में जो भी सिविल में जो भी चेंजेस किए थे, जो भी रिफॉर्म्स किए थे, उसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रोविज़न ये भी था कि रजिस्ट्रार के जो जुडिशियल राइट्स थे वो ख़त्म कर दिए। ऐसे मामले में जो रजिस्ट्रार के कोर्ट में जो भी मामले मतलब चलते थे उस टाइम पे, वो सदर अमीन और प्रिंसिपल सदर अमीन के जजमेंट के लिए सौंप दिए गए। मतलब इससे पहले जो रजिस्ट्रार अपने मामले देख रहे थे, अब वो किसको सौंप दिए जाते थे? सदर अमीन को और प्रिंसिपल सदर अमीन को। अब उन मैटर्स को ये देखेंगे, तो यहाँ पे ये चीज़ देखना ज़रूरी था। तो ये जो सिविल के बदलाव थे, ये जो सिविल में जो भी चेंजेस किए गए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। जैसे फौजदारी न्याय प्रशासन में बदलाव हुए हैं, आपराधिक न्याय प्रशासन में बदलाव हुए हैं, उसी तरह से सिविल में भी बहुत सारे यहाँ पर जो हैं वो चेंजेस हुए हैं। अब डिस्कस करेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किए गए रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के रिफॉर्म्स को, कि रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या क्या रिफॉर्म्स किए। देखो, सबसे पहले तो ये समझना है कि जब 1829 का रिफॉर्म लाया गया तो उस टाइम पे क्या हो रहा था कि जो भी जुडिशियल और जो भी रिवेन्यू के काम थे, मतलब चाहे वो जुडिशियल एक्ट हो या चाहे रिवेन्यू वाला काम हो, सारे के सारे एक ही अधिकारी को ये सारी पावर दी हुई थी। किसको दी हुई थी? कलेक्टर को। कलेक्टर में सारा था कि वो जुडिशियल काम भी कर रहा है और रिवेन्यू भी कलेक्शन कर रहा है। लेकिन न्याय प्रशासन, जैसे जैसे जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन पे गलत प्रभाव पड़ने लगा है ना, लोगों को जल्दी से न्याय नहीं मिल पाता था और धीरे धीरे कंपनी की जो इनकम थी वो भी घटती जा रही थी। कंपनी की इनकम में इजाफा नहीं हो रहा था बल्कि वो कम होती जा रही थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी। तो क्या होता है, 1831 के रेगुलेशन के द्वारा क्या होता है कि इस व्यवस्था को, इस सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया और मुफस्सिल दीवानी अदालतों के द्वारा जो भी ज़मीन के किराए से रिलेटेड जो भी समरी ट्रायल के मामले होते थे, छोटे छोटे मामले होते थे, वो उससे लेकर कलेक्टर को सौंप दिए गए। अब उन मैटर्स को कौन देखेगा? कलेक्टर देखेगा। और रिवेन्यू से रिलेटेड जो भी मामले थे, कलेक्टर उन पर जो भी जजमेंट देता था वो फाइनल होता था। जबकि इसके खिलाफ अगर रिवीजन की याचिका हमें डालनी है, पुनरीक्षण की याचिका डालनी है, तो वो कहाँ डाली जाती थी? मुफस्सिल दीवानी अदालतों में दायर की जाती थी। तो उसका रिवीजन कौन कर रहा है? मुफस्सिल दीवानी अदालत। लेकिन मैटर कौन देख रहा है? कलेक्टर देख रहा है। तो एक तरीके से ये कुछ बदलाव थे लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। तो क्रिमिनल जुडिकेचर में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या बदलाव किए हैं, सिविल वाले में भी उन्होंने कई सारे रिफॉर्म्स किए हैं। हालांकि लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा कई सारे रिफॉर्म्स किए गए हैं, लेकिन उनके द्वारा किया गया जो जुडिशियल रिफॉर्म्स है, जो न्यायिक में जो न्यायिक कार्यों में जो बदलाव है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में हमने समझा है लॉर्ड विलियम बेंटिक के जो भी जुडिशियल रिफॉर्म्स थे। क्वेश्चन जो है ये एग्ज़ाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पर अलग वीडियो मुझे लगा कि मुझे बनाना चाहिए। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं लीगल हिस्ट्री के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।